Hello, welcome to all of you on ChemLight Institute चैनल। सो गाइस हम लोग स्टार्ट किए थे कि आपकी जो फिजिक्स के PYQs है नीट के वो सॉल्व कर रहे थे। आज उसका सेकंड डे है। सो आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर्स, यानी कि जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर्स का हुए क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द डायरेक्टली क्वेश्चंस विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, सो लेट्स गो। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। का फर्स्ट क्वेश्चन है there is a Wheatstone bridge which is used to determine the value of unknown resistance x by adjusting the variable resistance y as shown in the figure. For the most precise measurement of x, the resistance p and q. Okay, so सबसे पहले हम आपको बताते हैं Wheatstone bridge क्या है। कुछ ये होता है resistance, यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे resistance। सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट। फिर आपका एक यहाँ पे बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है। फिर आप इसको डायरेक्टली एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। इसको आप P नाम दे दो, इसको आप Q नाम दे दो, इसको R नाम दे दो, इसको S नाम दे दो। करेक्ट। सो अब देखते हैं क्या होता है। ये आपका जो दिया गया है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। व्हीटस्टोन ब्रिज की खासियत क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज में इस ब्रिज को कब बोलते हैं हम लोग? बैलेंस्ड ब्रिज। एक सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। अब बैलेंस्ड ब्रिज हम कब बोलेंगे? बैलेंस्ड ब्रिज की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से P/Q यानी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इक्वल टू R/S यानी थर्ड और फोर्थ वाले के रेशियो के सेम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो इस ब्रिज को हम क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज की खासियत क्या है? बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में जो ये जी आपका लगा है यानी जो गैल्वेनोमीटर आपने लगा रखा है इसमें भी किसी तरह का करंट का रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। और आप जो ये बैटरी लगा रहे हैं और जो ये गैल्वेनोमीटर, अगर आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दें यानी गैल्वेनोमीटर की जगह आप जो है ई रखते हैं यानी बैटरी लगा दें और बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर रख दें, आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ब्रिज। ओके, सो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है P और Q सेम है, एक्स और वाई की जगह RS है। तो आपसे पूछा गया है फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ एक्स, यानी कि आर की आपकी जो एक्स की मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है वो तब निकाली जा सकती है जब पी और क्यू क्या हो। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हमारा जो ये आएगा वो उसकी वैल्यू अच्छी आएगी। अच्छी कैसे आएगी? लाइक इन द सेंस की फ्रैक्शंस में नहीं आएगी। फ्रैक्शंस में अगर आएगी तो आपका जो चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो खराब आएंगे। यानी इन द सेंस कि जो आपके रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आएगी या आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो उतनी करेक्ट नहीं आएगी। तो आपको प्रिसाइज मेजरमेंट निकालना है आर के लिए। तो क्या होना चाहिए? पी और क्यू की जो वैल्यू है ये सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर एक तरीके से अगर उनकी वैल्यू सेम होगी तो आपका जो पी, आपको जो आर की वैल्यू निकालनी है वो सही निकाल पाएंगे। यानी कि पहला क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपका शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एंड आर स्मॉल। शुड बी वेरी लार्ज नहीं, अनइक्वल तो होनी ही नहीं चाहिए। डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, ये गलत बात है। शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2x, नहीं ये भी सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि जो p और q की वैल्यू है ये लगभग सेम होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे R/S का जो रेशियो है वो से छोटा आएगा तो आप r की जो वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। ये तो थी बैलेंस्ड ब्रिज का केस। हम देख लेते हैं लगे हाथ अनबैलेंस्ड ब्रिज कैसे कहते हैं। अनबैलेंस्ड ब्रिज क्या होगा? अनबैलेंस्ड ब्रिज की अगर बात करूं मैं तो क्या होता है, एक में PQ की जो वैल्यू होगी वो बड़ी हो जाएगी RS से, या फिर PQ की वैल्यू छोटी हो सकती है RS से। करेक्ट। अब देखिए जब PQ की वैल्यू बड़ी होगी गई RS से, ओ सॉरी यहाँ पे PS होना चाहिए, माय मिस्टेक, ये गलती होगी। यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा। ओके, सो PS is greater than QR and PS is lesser than QR। अब अगर PS बड़ा होता है तो अगर मैं इस पॉइंट को C बोल दूं और इस पॉइंट को D, तो जो आपका पोटेंशियल है D होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू VC। और PS अगर QR बड़ा है तो उस केस में जो पोटेंशियल C का है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू VD। ये होता है अनबैलेंस ब्रिज का केस। और ये वाला होता है बैलेंस ब्रिज का केस। उस सिचुएशन में आपका VC और जो है VD वो सेम पोटेंशियल है। करेक्ट। सो हियर इट इज। चलिए, सो आपका ये था फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका कलर कोड पे। कलर कोड के लिए आपको जो पता है क्या होता है, आपने रट रखा है बीबी रॉय। बी का मतलब ब्राउन, फिर इसका ब्लैक, फिर इसका रेड, ओ का क्या होता है आपका ऑरेंज, वाई का येलो, बीबी रॉय। बीबी रॉय हैज अ वेरी गुड, क्या आपको बीबी रॉय हुआ, इसके आगे क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जी, ग्रेट में यहाँ पे जी का मतलब ग्रीन, इस बी का मतलब ब्लू, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ। ये होता है आपका, इसको जिस तरह से आप रटते होते हैं। ये वी का यहाँ पे क्या मतलब होता है, यहाँ पे मतलब होता है वायलेट। जी का मतलब आपका क्या होता है यहाँ पे ग्रे, और जो वाइफ होती है इसका मतलब क्या होता है, डब्लू का मतलब यहाँ वाइट। ओके, सो ये होता है आपका। आप ब्राउन से नंबरिंग स्टार्ट करते हो, 0, ब्लैक का 1, इस तरह से आप कंटिन्यूएशन करते रहते हो। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे, आपको देखना है पहला येलो। येलो का क्या होता है, येलो का नंबर आपका आएगा, रेड पे 2 आएगा, ऑरेंज पे 3 आएगा, येलो पे आपके 4 आएगा। तो यानी पहला आपका हो गया 4। ओके, सो फिर नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका है वायलेट। वायलेट यानी कि कितना, 4 है ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 पे आ गया, करेक्ट, 4 7। नेक्स्ट कितना है, ब्राउन। ब्राउन यानी 10, यानी कि 0 पे है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका, कहाँ गया, गोल्ड। अब ये जो टॉलरेंस की बात कर रहे थे हम, टॉलरेंस में क्या होता है, जो टॉलरेंस होती है ये देख लीजिए आप। अगर आपका गोल्ड है, गोल्ड होती है, गोल्ड के केस में आपकी टॉलरेंस 5% होती है। अगर आपका सिल्वर है, सिल्वर के केस में आपकी टॉलरेंस 10% होती है। अगर कोई कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो उस केस यानी नन के केस में जो आपकी टॉलरेंस होती है वो 20% होती है। अब एक ऑप्शन तो आप 5% वाले से अगर देख ले तो इसमें से आपको जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है। आप देख लीजिए आपको जो है 470, इसके बाद 5%, ये आपका करेक्ट है। सो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपसे क्या कह रहा है, फॉर द गिवन सर्किट किरचॉफ लूप रूल फॉर द BCDEB। यानी कि आपको जो ये BCDEB जो बना है इसको हम एक बार यहाँ बाहर साफ साफ बना लेते हैं। ये पॉइंट आपका B, ये पॉइंट आपका E, ये रही, यहाँ पे आपने एक लगाया है E2 में बैटरी, और आपने E के रास्ते में एक और बैटरी लगाई है, और इस बैटरी का नाम है E3, इसका नाम है R2, और इस सर्किट में करंट बह रही है I2। और इसके बाद आपका जो B से E के बीच में एक रेजिस्टेंस जुड़ा है, इसका नाम है R1, और इसमें करंट फ्लो कर रही है R1, सॉरी नॉट R1, इट इज I3। ओके, सो इट इज I3, माय मिस्टेक। सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, किरचॉफ का लूप लॉ। ठीक है, अब लूप लॉ लगाने के लिए किस पे, BCDEB पे। ठीक है, BCDEB, DEB, इस पे आपको लगाना है किरचॉफ का लॉ। तो आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए B वाला, यहाँ पे पोटेंशियल आप VB माइनस I2 R2, क्यों, क्योंकि करंट भी सेम है और रेजिस्टेंस भी उसी में तरफ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे I2 R2। फिर आए किस पे, यहाँ पे बैटरी पे। बैटरी जो है इस पे करंट किधर से किधर जा रही है, पॉजिटिव से निगेटिव जा रही है, यानी कि ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो डिस्चार्ज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, -E2, करेक्ट, ये -E2 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, बैटरी पे। इसमें कहाँ करंट जा रहा है, इसमें निगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये चार्ज हो रहा है, इस पे क्या हो जाएगा, +E3। अब आप उससे भी आगे बढ़ो, पॉइंट डी पे आ जाओ। पॉइंट ई से जब आप बी की तरफ बढ़ रहे हो
तो देखो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है यहाँ पे। तो यानी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप लिखोगे, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप R1 के क्रॉस होगा वो होगा प्लस I3 इंटू R1। अब आप वापस पॉइंट बी पे आ गए, तो यानी पोटेंशियल कितना थी बी। ओके, ये हो गया आपका पूरे सर्किट, पूरा लूप आप घूम चुके हैं। अब आपका वी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस I2R2 माइनस E2E3, यानी कि E2E3 जिसमें देखो अपोजिट साइन में होंगे वो आपका करेक्ट होगा। पहले में देखो E2E3 का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये नहीं पॉसिबल। सेकेंड थर्ड यही दोनों में से कोई एक करेक्ट होगा। ओके, ये क्लियर होगा क्योंकि इसमें दोनों में भी पॉजिटिव है E2E3, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस I2R2 माइनस E2 प्लस E3 प्लस I3R1 इक्वल टू 0। अब माइनस R2 E2 प्लस E2 ये नहीं पॉसिबल है। अगर इसको दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, I2R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3R1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये होगा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन तीसरा आपका करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये आसान सा सवाल था, बहुत टफ नहीं था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या गया है, एज शोन इन द फिगर ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 24 वोल्ट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम। देन द करंट्स थ्रू द रेजिस्टर्स R4 एंड R5 आर I4 एंड I5 रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यूज ऑफ I4 एंड I5। ओके, कोई बात नहीं है, आपको I4 और I5 के बारे में बताना है, यानी इस वाले में कितनी करंट है, ये I4 है, और इस वाले में जितनी करंट फ्लो कर रही है वो I5 है, यही इतना आपको बताना है। तो सबसे पहले आप सर्किट में निकाल लो टोटल करंट कितना है। वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको पहले ये जो सारे रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सीरीज और पैरेलल में, आप इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं पहला R1 R2 किसमें कनेक्टेड है। ये था आपका R1, ऊपर वाला R1 नीचे वाला R2, दोनों की वैल्यू 2 ओम है, इसकी भी वैल्यू 2 ओम, करेक्ट। ये आपका आया यहाँ पे, ये कितने पे, ये आपका यहाँ पे भी 2 ओम है। ये R1 R2 R3 हो गया। अब आपका नेक्स्ट आ रहा है क्या, R4। R4 की वैल्यू अलग है, इसके बाद एक और लास्ट में रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे, करेक्ट। तो चलो हम निकाल लेते हैं पहले R2, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका क्या हो जाएगा, इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का इफेक्टिव, 2/2 यानी कि 1। यानी कि इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक 1 ओम के रेजिस्टेंस से। यहाँ पे एक ऑलरेडी 2 ओम का लगा हुआ है, ये 1 ओम का हो गया, यहाँ से ये आपका 2/2 आया, ये 1/C के इक्विवेलेंट, सॉरी 1/R के इक्विवेलेंट। तो ये यहाँ पे आपका कितना आया, 2 आया। अब देखो यहाँ पे ये 20 का था, यहाँ पे 5 का था, यहाँ पे ये 20 का है, यहाँ पे ये 5 का है, और ये आपका 2 है। अब देखो ये 20 और 5 वाले में, 20 और 5 वाले में आपको प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 1/20 प्लस 1/5, इसको आप सॉल्व करो कैसा आएगा। तो अब जब इस वाले को आप सॉल्व करोगे तो ये भी 1/C के इक्वल आ रहा है, इसका जो 1/R के इक्वल आ रहा है। अब 1/R के लिए आप यहाँ पे क्या बनाओगे, आप कॉमन करोगे 20, यहाँ पे 1, 5 4 जा, ओके, 1/R, यानी कि 1/R की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1/4 आई, इज इट, 4 प्लस 1 5 4 20, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, यानी कि यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस लगा दोगे 4 का। फिर आपका लास्ट में ये वाला कितना था, ये आपका बचा हुआ है एक 2 ओम का, तो ये बचा आपका 2 ओम का। तो आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस अब आप सीरीज में है 4 to 6 6 to 8 8 प्लस 1 कितना 9 ओम। आप ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम। ओके, सो ये आपके सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। अब आपके ये R इक्विवेलेंट है, यहाँ पे R नेट बोल लो, R आपका जो टोटल आया है ये आया 9 ओम। अब आप सर्किट का टोटल निकाल लो, करंट कितना होगा, I इक्वल टू क्या होगा, टोटल वोल्टेज यानी 24 डिवाइडेड बाई करेक्ट टोटल रेजिस्टेंस,
पहले तो 9 रेजिस्टेंस ये ऊपर के रेजिस्टेंस की वजह से, और ये +3 क्यों? क्योंकि इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यानी कि टोटल करंट कितनी हुई सर्किट में? 24 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 2 एम्पियर। ये हो गई आपकी टोटल करंट। ओके, यू गॉट इट। सो अब आगे निकालते हैं इसको। क्या निकालना है हमें? हमें निकालना है करंट। करंट किसमें? R4 और R5 में। अगर मैं I4 लिखूं तो कितना होगा? I4 यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे I5 लिख दूं, कितना हो जाएगा? I4 की वैल्यू कितनी? I4 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखो तो एक सेकेंड, इसको मैं नेक्स्ट पेज में कैरी कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा थोड़ा साफ साफ, जिससे आपको समझना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ कितना? I4 की जो आपकी वैल्यू आती वो आती R4 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5 इंटू I, करेक्ट। ये आती सेम आपकी I5 की वैल्यू क्या आती? R5 डिवाइडेड बाई R4 प्लस R5 इंटू I। अब R4 का आपको जो वैल्यू था आप देख लीजिए कितना था। R4 का आपको जो वैल्यू है वो होता है 20 और R5 का जो वैल्यू है वो है 5। तो सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस। I4 यानी 20 डिवाइडेड बाई R4 की 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, I5 की वैल्यू R5 यानी कि 5, R4 20 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आप इसको सॉल्व करो, 20 प्लस 5 25, 22 जो 4 40 डिवाइडेड बाई 25, ये आपकी I4 की वैल्यू आई। I4 की वैल्यू फिर कितने हैं, इसको आप सिंप्लीफाई करो, 5 8 जा और ये 5 जा, यानी I4 की वैल्यू आ गई आपकी 8/5 एम्पियर। लेकिन आपकी जो I5 की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी? 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 25, यानी कि 5 2 जा 10, 2/5 एम्पियर। सो अब आप देख लो कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लेट्स गो। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, here it is the correct option is the number 4. Number 4 is the correct option. Okay, so let's move on to the next question. Okay, so here it is. There is a hollow cylindrical conductor has a length of 3.14 meter, while its inner and outer diameter are 4 mm and 8 mm respectively. The resistance of the conductor is n की power 10 power minus 3 ohm. If the resistivity of the material is इतना, then what will be the value of N? Okay, so आपको पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई ए। जो एरिया है ना, ये इफेक्टिव एरिया काउंट होता है। अब देखो जैसे ये हॉलो सिलेंडर है, यानी कि इसमें 2 सेल्स हैं, कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो ये जो एरिया है ये ऑलरेडी आप कैसे एरिया ले रहे हो? आप इफेक्टिव एरिया ले रहे हो। तो यानी कि ये जो बीच का खाली एरिया वो इफेक्टिव नहीं है, जो एरिया है वो केवल सर जो ये वाला एरिया इफेक्टिव है। करेक्ट। आपके जो इनर और आउटर रेडियस दे रखी है, यानी कि आपको मान लो जो इनर वाली है रेडियस है उसको मैं ए बोल देता हूँ और जो आउटर वाली रेडियस उसको बी बोल देता हूँ। ए आपकी इनर है, इनर रेडियस, और बी क्या है आपकी आउटर रेडियस। करेक्ट। चलो अब ये आपकी इनर रेडियस और आउटर रेडियस भी क्लियर होगी। रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है, लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस कितना है ये भी बता रखा है, एन पूछा है। तो आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा क्वेश्चन में वैल्यू रखते जाओ। आर रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी की दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो एरिया होगा इफेक्टिव एरिया वो कितना होगा। ये हॉलो है तो मैंने बताया हॉलो के लिए इफेक्टिव एरिया के लिए बाहर वाला ये वाला पोर्शन जो मैंने अभी भी सेट किया है वही होगा। तो वो हो जाएगा पाई बी यानी बाहर वाले का माइनस पाई ए स्क्वायर। ये आप घटा दोगे अंदर वाले का, क्योंकि ये हॉलो है तो हॉलो वाला आपका इफेक्टिव नहीं है, केवल ये बीच की जो सेल्स है वो इफेक्टिव है। तो यानी कि यहाँ से जो आपका एरिया है इफेक्टिव है वो पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, ये आपका इफेक्टिव एरिया होगा। करेक्ट। तो अब रो रख लिया आपने, एल कितना था आपका 3.14 मीटर,
अब आप यहाँ पे नीचे रख लो पाई की वैल्यू कितनी 3.14 इंटू बी स्क्वायर, ये बी यानी कि 4 mm, 1 mm यानी कि 10⁻³ यानी 4 इंटू 10⁻³ सॉरी पहले 8 आएगा, बी है ना, 8 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये बना कैलकुलेशन आपका। अब देखो ये जो 3.14 है 3.14 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आपका 10⁻⁻6 कॉमन हो जाएगा और 8 का स्क्वायर यानी 64, 4 का स्क्वायर आपका 16, 64 माइनस 16 कितना आ जाएगा 64 माइनस 16 माइनस करो, तो अगर आप कैंसिल आउट करो तो ये आपका पूरा आएगा कट के 2.4 मल्टीप्लाइड 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 64 माइनस 16 इंटू 10⁻�6, ये ऊपर गया तो कितना है, ये नीचे आपका आ जाएगा कितना 48, यहाँ पे इसको वैल्यू मिटा देता हूँ। ओके तो ऊपर बचा आपका 2.4 इंटू 10⁻⁸। ओके सो कैरी ऑन और इक्वेशंस, 2.4 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाई 48 इंटू 10⁻�6। चलो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आपको पता है कि ये 2 जा रहा है यानी यहाँ पे 2 आएगा इंटू, अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻2 बचेगा, लेकिन आपको एक ऑलरेडी इसको राइट साइड ले जाना तो आपका आएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आपका आएगा आंसर। आप करके देख लेना डिवीजन, यही आएगा। सो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा n की वैल्यू क्या आएगी 2। ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये। ओके सो इसमें कह रहा द किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, ओके, या फिर किरचॉफ्स लूप्स लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, सबसे पहला स्टेटमेंट आपका क्या दिया है, किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि पहला लॉ आपका क्या कहता है, इनकमिंग चार्ज टोटल आउटगोइंग चार्ज, यानी कि जो समेशन ऑफ टोटल चार्ज है किसी भी जंक्शन पे, वो आने वाले चार्ज का इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज, इज इट आउटगोइंग CH लिख लो चार्ज हो, तो ये होता है, यानी कि जो पहला लॉ है आपका ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, यानी कि पहला पोर्शन करेक्ट है। सेकंड क्या कहता है कि जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है ऑफ एनी क्लोज्ड लूप विल बी 0, ये बोलता है कि यानी कि आप एक पोटेंशियल लूप लीजिए, आप एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो, दोबारा इसी पॉइंट पे घूम के आएंगे तो आपकी जो नेट पोटेंशियल आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस सर्किट का वो 0 होगा क्लोज लूप में। तो ये एक तरीके से क्या दिखा रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, यानी इनिशियल और फाइनल सेम। तो ठीक, यानी कि आपका जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करता है, और आपका जो सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करता है, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स परफेक्टली करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके गुड, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो ये रहा आपका कैपेसिटर क्वेश्चन। देयर आर द 5 कैपेसिटर्स ऑफ 10 माइक्रोफैराड of each, they are connected to a DC voltage, potential of 100 volt as shown in the figure, then the equivalent capacitance between point A and B. So अभी हमने पढ़ा ऊपर क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके अब यहाँ पे भी देखो, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है, यहाँ पे P/Q का रेशियो अगर R/S के रेशियो के बराबर है तो यानी क्या बैलेंस ब्रिज है, यानी कि फिर बीच वाले में कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 10 है, ये आपका P होता है, ये आपका Q होता है, ये आपका R होता है, ये आपका S होता है, यही था। Q की वैल्यू भी 10 है, R की वैल्यू भी 10 है और S की वैल्यू भी 10 है, यानी कि इनका रेशियो तो सेम है। तो ये कैसा केस है, ये तो आपका बैलेंस ब्रिज हो गया। जब बैलेंस ब्रिज हो गया तो यानी कि आपका जो बीच वाला है इसकी आपको चिंता नहीं करनी है, जो ये 10 माइक्रोफैराड आपके बीच में लगा इसको आप नेग्लेक्ट कर दो कि
हटाओ भाई, ये किसी काम का नहीं है। ठीक, अब आपका जो सर्किट बनेगा वो बचेगा एक यहाँ पे 10 माइक्रोफेरेड ये वाला, फिर एक यहाँ का 10 माइक्रोफेरेड, फिर एक ये वाला 10 माइक्रो और एक यहाँ का। ये आपके फिगर में बनेंगे। ये आप ए बी 2 पॉइंट ले लो जहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हो। सो अब आपका जो ये पी है और आर, ये दोनों आपकी कैसे हो गए सीरीज में। ये दोनों अगर सीरीज में हो गए तो 10 माइक्रोफेरेड है और ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, तो यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा 1/c वो किसके बराबर होगा, सीरीज में कनेक्टेड है तो 1/10 प्लस 1/10। जब सीरीज में कनेक्शन होता है तो कैसे होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा। इज इट, रेजिस्टेंस में होता है तो आप दोनों ऐड करते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर्स में आपको इस तरह से चलना होता है कि 1/c, यहाँ पे आपका आ गया 2/10 1/c, यानी कि c की वैल्यू आपकी कितनी 5। ये p और r जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो ये रहा आपका 5। सेम आपका जो है Q और S, इनकी भी वैल्यू सेम है 10 है, तो इनका भी कितना आएगा 5। अब ये दोनों किस में जुड़ गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं आपके लिए पैरेलल में। अब अगर ये पैरेलल में जुड़ गए हैं, तो जब पैरेलल में जुड़ गए हैं तब पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, इनका जो नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो यानी C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 5 + 5 कितना 10। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइक्रोफैरेड। ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अच्छा ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस होती तो क्या होता है, रेजिस्टेंस में और कैपेसिटेंस में इन दोनों का उल्टा है। जो रेजिस्टेंस में सीरीज में है वो कैपेसिटेंस में पैरेलल में है, जो कैपेसिटेंस में सीरीज में है और रेजिस्टेंस में पैरेलल। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, ये सीरीज का है कैपेसिटर के लिए, सीरीज वाला है ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और ये पैरेलल वाला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, so let's move on to the next question. So next question is like there is a 6 similar bulbs which are connected as shown in the figure with a DC source of EMF E and 0 internal resistance, यानी कि जो आपको ये बल्ब कनेक्टेड इनका कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस आपका नहीं है। ठीक है, एंड देन द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। पहला है कि जब सारे ग्लो कर रहे हैं, सेकंड है सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। ओके, कोई बात नहीं। तो इन दोनों में मतलब कि जो कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है पावर कंजम्पशन का जब सारे ग्लो कर रहे हैं व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, और सेकंड कौन सा है जब दो क्या कर रहे हैं सेक्शन ए से ग्लो कर रहे हैं और एक सेक्शन बी से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको पता है क्या कि जो पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है जो पी का होता है वो क्या होता है, P = T² डिवाइडेड बाई आर। अब आर जो होता है ये नेट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आपका। सो अगर आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम ले यहाँ पे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस यानी कि पहले केस में जब सारे बल्ब जल रहे हैं, तो सारे बल्ब अगर जल रहे हैं, यानी पहला केस ले रहा हूँ मैं, ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, उस केस में क्या है, ये जो तीनों जुड़े हैं ये कैसे हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। एक का रेजिस्टेंस आर, दूसरे का आर, तीसरे का आर, यानी कि इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 1/r, जो क्या होगा आर इक्विवेलेंट जो होगा इनका वो क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट जो है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, यानी टोटल कितना 3/r, यानी कि ये R इक्विवेलेंट होगा आपका। तो जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका R/3, यानी ये लेफ्ट A की वजह से और B की वजह से इन दोनों का R/3 हो जाएगा रेजिस्टेंस। यानी पहले केस में कितना, अब ये R/3 और ये R/3 कैसे, अब ये R/3 जो होगा एक टोटल रेजिस्टेंस R/3 से रिप्लेस कर दो एक दूसरे टोटल रेजिस्टेंस R/3 से। अब ये दोनों किस में जुड़ गए हैं, सीरीज में जुड़ गए, और आप यहाँ पे ये बैटरी लगा दो, ये पहला केस वाला है। अब ये दोनों किस में जुड़ गए हैं, सीरीज में। तो यानी कि अब इस सर्किट का नेट इक्विवेलेंट कितना होगा, R डैश कितना हो जाएगा R/3 प्लस R/3, यानी कि 2R/3। ये आपका जो है दोनों का समेशन हो जाएगा, ये आपका है। और जो इस फार्मूले में अगर आप इस समय आप इसका पावर कंजम्पशन निकालें तो कितना आएगा, P = E² डिवाइडेड बाई R डैश होगा इसका, करेक्ट। अब हम यहाँ पे लिख लें कितना आएगा, P = E² डिवाइडेड बाई R डैश यानी कितना 2R डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जो आपका P आएगा कितना आएगा 3E² डिवाइडेड बाई 2R। आप चाहे तो इसे P1 कह सकते क्योंकि पहला केस था।
अब हम जाते हैं नेक्स्ट दूसरे केस। दूसरे केस का मतलब क्या था यहाँ पे? दूसरे केस में आपसे कह रहा है कि एक, यानी कि एक ए वाले से जल रहा है, ए वाले से दो जल रहे थे, ए वाले से आपके दो जल रहे हैं और एक आपको जल रहा है बी वाले से, करेक्ट। अब आप वापस इसको ई से कनेक्ट कर दो, ये आपका सेकेंड वाला केस है, ये आपका यहाँ पे एक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, ये फिर रेजिस्टेंस आर ऑफर करेंगे, ये फिर ऑफर करेंगे, पैरेलल में है तो इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? इस केस में आपका जो ये सेकेंड वाला केस है, यानी कि वो ए से और एक बी से ब्लो करे, तो 1/r और ए साइड के लिए 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/r प्लस 1/r, यानी कि जो आपका r इक्विवेलेंट आया ये कितना आया? r/2 आया, करेक्ट। अब ये r/2 क्या था? ये r/2 इस r के साथ किस में जुड़ा है? सीरीज में जुड़ा है e के साथ। आपका जो आएगा नेक्स्ट नेट रेजिस्टेंस r नेट कितना आएगा? r/2 प्लस r, यानी कि कितना? 3r डिवाइडेड बाई 2। इस केस में आपका जो पावर कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? P इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r, यानी कि ये आपका सेकेंड केस है, P2 बोल देता हूँ मैं इसे, और ये r नेट के बराबर है। ओके, सो अब P2 अगर आप लिखो तो कितना आएगा? ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r नेट यानी कि कितना? 3r डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा था? आपसे रेशियो पूछा था P1 रेशियो P2 का, यही पूछा था। अब आप P1 की वैल्यू कितनी थी आप देख लीजिए, 3e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, 3e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये वैल्यू थी आपकी 3e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, और यहाँ पे रेशियो कितना? 2e स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ई स्क्वायर आर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/4, सॉरी नॉट आर। सो ये आपका जो है पावर कंजम्पशन का जो करेक्ट। सो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से ये क्वेश्चन आया है, एक कार्बन रेजिस्टर्स, आप देखिए रेजिस्टेंस कितना लिखा है? 47 प्लस माइनस 4.7 इंटू के। चलो, is to be marked with the rings of different colors for its identification, then the color code will be। अब आपको पता था बीबी रॉय, ये 0 है, ये 1 है, 0 1 2 3 4, यानी 4, यानी कि ये तो कंफर्म होगा कि ये आपका वायलेट है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 5 6 हैज वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड, वेरी का वायलेट 7 गुड वाइफ, ये था ग्रे और ये वाइफ का वाइट था 7 8 9, करेक्ट। सो अब देखो, अब आपको पहले पता है कि 4 7 है, यानी कि पहला 4 यानी कि येलो, येलो हो गया, यानी कि किस ऑप्शन में येलो है? पहला और दूसरा, यानी कि आपका जो थर्ड और फोर्थ है तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आपका 7 किस पे आ रहा है? वी, यानी वायलेट, येलो और वायलेट, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, करेक्ट। समझ में आई बात कि आप इसमें ज्यादा आपको डिटेल में करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको केवल 2 ही पॉइंट्स आपने देखा, इन दोनों को मैच किया, आपका ऑप्शन मिल गया। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। आपको बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, आप पूरा प्रॉपरली करने जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना टाइम सेव करें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये दिया गया है क्वेश्चन में, देयर इज अ सेट ऑफ n इक्वल रेजिस्टर्स ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, यानी कि n इक्वल रेजिस्टेंस वाले जो रेजिस्टर्स हैं उनको r, यानी कि r से रेजिस्टेंस वाले लगातार n रेजिस्टर्स को ऐड किया गया, यानी n नंबर्स तक, ऐसे लगातार n टाइम्स तक। ओके, सो इसके बाद क्या करें? आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए बैटरी ऑफ EMF। फिर इसको क्या किया इन्होंने? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ये रही वो बैटरी, ये n टाइम्स तक कनेक्ट करने के बाद। ओके, देन जिसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है कैपिटल R,
देन द करंट आई इज ड्रॉन, इसमें से आई करंट फ्लो हो रही है। अब आपको पता है जो आई करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, आई ऊपर कितनी बैटरी का वोल्टेज है अपॉन नेट रेजिस्टेंस, आर आर ये सारी सीरीज में है, तो इसको मैं एन आर लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसमें ऐड कर दोगे क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस होता है फार्मूले में, तो यहाँ पे स्मॉल आर ऐड करते हैं। ये आप बना लो इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द करंट ड्रॉन इज आई, ओके। नाउ द एन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द बैटरी, यानी कि जो बैटरी है उसके साथ आप एन रेजिस्टर्स ऐड कर रहे हो, कैसे, पैरेलल में ऐड कर रहे हो। जो बैटरी थी, बैटरी के साथ आप क्या कर रहे हो, पैरेलल में ऐड कर रहे हो इन रेजिस्टर्स को। अब पैरेलल में जब आप ऐड करोगे कुछ इस तरह, सॉरी ये तो रेजिस्टर नहीं पैरेलल, बार बार में कुछ और बना इधर, अब आप ऐसे ऐसे करके बनाओगे, सो एन टाइम्स मान लो इसको भी, ये आके आपकी बैटरी से कनेक्ट हो गए, चलो, और उस समय भी बैटरी का रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। इस समय आप लिखो आई डिवाइडेड बाई ई कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल आर फिक्स है, लेकिन इनका जो आर रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, आपको पता है जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो क्या लिखते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। अब एक बात बताओ मुझे, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, आप इसको लगातार n टर्म्स तक लिखते जाओ तो क्या हो जाएगा, ये n बाई कैपिटल आर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 1/r इक्विवेलेंट, यानी जो r इक्विवेलेंट आएगा आपको वो किसके बराबर आ जाएगा, r इक्विवेलेंट जो आपका आएगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका कैपिटल R डिवाइडेड बाई n, इज इट, यहाँ से ये आएगा। तो यानी कि जो नेट रेजिस्टेंस आप लिखोगे कैपिटल R डिवाइडेड बाई n लिखो, और इसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 बना। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, ओके, सो आपसे n की वैल्यू पूछेगी। तो अब आप सीधा कुछ नहीं करना है, आपको इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दो, और सॉरी इसमें जो ये करंट है 10 आई है, आई एम सॉरी यहाँ पे 10 आई था, ये 10 आई है, ओके। सो नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं जिसमें कि थोड़ा सा साफ साफ करेंगे। ओके, सो आपका जो आया था किसकी वजह से, एक तो सीरीज की वजह से और एक तो ओके, सो आपका सीरीज की वजह से कितना आया था करंट, आई आया था, और उस समय जो हमने लिखा था ई डिवाइडेड बाई कितना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक टोटल रेजिस्टेंस। ये आपका मैंने बोला था आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि जब पैरेलल में थे तो 10i डिवाइड इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई आर इंटरनल रेजिस्टेंस था, और इस समय कैपिटल आर डिवाइडेड बाई एन आया था। ये आपको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब आपको एन की वैल्यू बतानी थी, तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे आप ई बाई आर कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे भी ई बाई आर, तो यानी कि पहले को दूसरे से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 ई बाई आर इंटू 1 प्लस एन हो जाएगा, ऊपर वाले में फर्स्ट में, नीचे वाले में इक्वेशन में क्या आएगा, नीचे वाले में आएगा आपका e डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस 1/n, तो ये आपका आ जाएगा 1, एक सेकेंड, e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको बचेगा 1 प्लस 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस n इक्वल टू 1/10, ये आपकी इक्विवेलेंट आएगा, करेक्ट। अब देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/n, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लो, इसको भी सॉल्व करो, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इक्वल टू n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको बचेगा 1/n इक्वल टू 1/10, यानी जो आपकी n की वैल्यू आएगी कितनी है, ये n की वैल्यू होगी आपकी 10, so n इक्वल टू 10 इज द करेक्ट ऑप्शन। So let us see which option is here. Yes, here it is. Option number third one is the correct one. Okay. So let's move on to the आने वाले हैं मैग्नेटिज्म के बारे में. So keep to like, share and subscribe. Thank you.